गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं बच्चों। हम इस लेक्चर में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, गैस के गतिक सिद्धांत की। तो गैसों के गतिक सिद्धांत में आप टॉपिक डाल दो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस या गैस के गतिक सिद्धांत, ठीक है। तो पोस्टुलेट्स हम पढ़ने वाले हैं। पोस्टुलेट का मतलब है अवधारणा है। तो हमारे पास क्या क्या अवधारणा है, काल्पनिक है। इसके लिए काल्पनिक रूप से बोला गया कि हमारे पास क्या बोला गया कि पहला बिंदु ये बोला गया, गैस के अणु जो है सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, यानी गैस के अणुओं का आयतन नगण्य होगा पूरे कमरे में या पूरे वेसल में, जो वेसल का जो आयतन है उससे। तो लिख लो पहला बिंदु। इसके अनुसार गैस के कण बड़े सूक्ष्म होते हैं। गैस के कण या अणु बड़े सूक्ष्म होते हैं एवं अणुओं का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। अणुओं का आयतन पात्र की तुलना में आयतन नगण्य होता है। पोस्टुलेट का दूसरा बिंदु लिखना, गैसों के मध्य टक्कर प्रत्यास्थ होती है, इलास्टिक कोलिजन होती, ठीक है। तो गैसों के मध्य टक्कर प्रत्यास्थ होती है जिसमें ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है। तो हमारे पास क्या दूसरा बिंदु क्या कह रहा है, पहला बिंदु तो ये कहा कि यार गैस जो है, ऐसा माना गया कि गैस के अणुओं का आयतन, क्या माना पहले पोस्टुलेट में पहली अवधारणा ये मानी गई, इसका आयतन इस कमरे के आयतन या इस पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य है। तो इसको हम नगण्य मान सकते हैं। किसको नगण्य मान सकते हैं भाई, इस अणु के आयतन को नगण्य मान लेते हैं, इस पात्र के आयतन की तुलना में। होता नहीं है तो हम ये आदर्श गैस में ऐसा ही मानते हैं, ठीक है। दूसरा बिंदु हमने क्या पढ़ा, दो अणु अगर टकरा रहे हैं तो इनके बीच जो टक्कर है, इनके बीच की टक्कर इलास्टिक होगी, प्रत्यास्थ होगी। तो टक्कर जो है प्रत्यास्थ होगी। इसका मतलब है कि जब ये टक्कर कर लेंगे तब ऊर्जा में कोई हानि नहीं होगी, यानी ऊष्मा नहीं निकलेगी टक्कर के बाद। तो इलास्टिक कोलिजन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तीसरा बिंदु लिखना, गैस के अणु जब पात्र की दीवारों से टकराते हैं, तो इस वजह से पात्र की दीवारों पर प्रति इकाई क्षेत्रफल बल लगता है। उसे दाब कहा जाता है। यानी जब ये अणु टकराएंगे, तो ये अणु दीवार पे टकराएंगे तो उसके कारण हमारे पास क्या होगा, दाब उत्पन्न होगा। किस पे, गैस के पात्र की दीवारों पे। पॉइंट नंबर 4 लिखना। पॉइंट नंबर 4, दो अणुओं के मध्य कोई आकर्षण या विकर्षण का बल नहीं होता। दो अणुओं के मध्य कोई आकर्षण या विकर्षण का बल नहीं होता, यानी दो अणु हैं, उनके बीच में कोई आकर्षण नहीं होगा और कोई विकर्षण भी नहीं होगा, ऐसा अजम्पशन लिया है, ऐसा माना गया है। जबकि हम कहां पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भी हमने पढ़ा था लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। दो अणुओं के बीच में कुछ ना कुछ बल होता है, कुछ ना कुछ आकर्षण का बल होता है। वो हम आदर्श गैस में नहीं देख रहे हैं। तो आदर्श गैस में तो हमने क्या मान लिया, आदर्श गैस में हमने ऐसा मान लिया, गैस हमारे पास आदर्श है, दो अणुओं के बीच में कोई भी आकर्षण नहीं है, ठीक है। तो आकर्षण नहीं है, यानी गैस के अणु पे आकर्षण नहीं होता, ऐसा मान लिया गया है। किसमें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पांचवा बिंदु,
गैस की गतिज ऊर्जा, लिखना, गैस की गतिज ऊर्जा तापमान के समानुपाती होती है। गैस की गतिज ऊर्जा तापमान के समानुपाती होती है। यानी हमारे पास, ध्यान रखना, यानी गैस की गतिज ऊर्जा को हम क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mu⁴ इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां पे m क्या है, एक अणु का द्रव्यमान, m लिखना, एक अणु का द्रव्यमान। u⁴ क्या है, इसे कहते हैं मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है, मीन स्क्वायर स्पीड। मीन स्क्वायर स्पीड, ये हमारे पास u⁴ हो गया। T तापमान केल्विन में, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन ताप में हमारे पास टेम्परेचर है, तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी जो गैस की है, गैस की जो गतिज ऊर्जा है, वो तापमान के समानुपाती होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छठा पॉइंट, गुरुत्व का गैस के अणुओं के व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुरुत्व का गैस के अणुओं के व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी ग्रेविटी जो है, गुरुत्व जो है, उससे गैस के अणुओं जो हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ऐसा हमने मान लिया है, होता नहीं है, ये अवधारणा है, मान लिया गया है। पॉइंट नंबर 7, गैस के अणु न्यूटन के गतिक सिद्धांत को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो न्यूटन के गतिक सिद्धांत जो है, लॉज ऑफ मोशन जो है, वो सभी गैस के अणुओं पे लागू होते हैं, फॉलो करते हैं या लागू होते हैं, ऐसे लिख देना, ठीक है। तो ठीक है, मेनली आपको क्या याद रखना है, थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना है, और मेनली आपको ये पॉइंट तो आपको स्पेशली याद रखना है कि हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है, उसमें अवधारणा में हमने मान रखा है कि गतिज ऊर्जा तापमान के सीधे सीधे समानुपाती होती है। यानी इस कमरे का तापमान बढ़ा दूंगा तो कमरे में अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। समझ में आया? अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ज्यादा तेजी से अणुओं के बीच में टक्कर होना चालू हो जाएगी। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। अब हमारे पास डेरिवेशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का। डेरिवेशन हमारे हम केमिस्ट्री में नहीं लेते हैं, फिजिक्स में जनरली ले लिया जाता है। तो हम सीधे फॉर्मूले पे आते हैं। हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस, टॉपिक डालना है यहाँ पे, सब टॉपिक है काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस का हम फॉर्मूला लिख देते हैं। काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या होगा? पीवी बराबर 1/3 mn u⁴। लिखना, पीवी बराबर 1/3, ठीक है। तो समीकरण हमने लिख दिया। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का समीकरण क्या आता है? पीवी बराबर 1/3 mn u⁴। वापिस से लिख लेना। पी क्या है? दाब है। वी क्या है? आयतन है। एम क्या है? बोलो भाई, एम क्या है? द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान है ये। और एन क्या है? अणुओं की संख्या। एन क्या है? अणुओं की संख्या। ये एक अणु का द्रव्यमान, ये अणुओं की संख्या, यानी कुल द्रव्यमान आ गया। u⁴ क्या है? मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। यहां लिख देना मीन स्क्वायर स्पीड। अब मीन स्क्वायर स्पीड को हम कैसे लिखते हैं? मीन स्क्वायर स्पीड को हम लिखते हैं u⁴ प्लस u⁴ प्लस u⁵ प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय n। ये होता है हमारे पास मीन स्क्वायर स्पीड।
अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड में मैंने क्या लगा दिया, रूट, इसे हम कह देते हैं यूआरएमएस। क्या कह देते हैं हम बच्चों, यूआरएमएस। ये यूआरएमएस स्पीड है। अगर आपने इस पे स्क्वायर रूट हटा दिया, ये रूट हटा दिया, ये लो पूरा ही मिटा देता हूं, देखो मीन स्क्वायर स्पीड में क्या है, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय n। ये आपके पास क्या हो गई, सारे अणुओं की वेग जो है, पहले अणु का वेग, दूसरे अणु का वेग, तीसरे अणु का वेग, सारे अणुओं का वेग का स्क्वायर करके जोड़ के बटा n कर दिया, तो हमारे पास आ गया मीन स्क्वायर स्पीड। अब यूआरएमएस क्या हो गया, अगर कोई मुझसे यूआरएमएस पूछे तो यूआरएमएस हो जाएगा u बार स्क्वायर, यानी इन सब का हम क्या लिखेंगे, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर बटा n का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हमारे पास यूआरएमएस क्या हो गया, u बार स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमने ले लिया, तो मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्या कहते हैं इसे, यूआरएमएस हमारे पास क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब कौन सा फॉर्मूला याद करना चाहते हो, ये या ये ज्यादा बेटर है, इससे ये अंडरस्टूड हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं, अब ध्यान से सुनना, गैस के सभी अणुओं के वेग का स्क्वायर करके उसको जोड़ के बटा n करके स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा, यूआरएमएस स्पीड। ये आपको ध्यान रखना है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड हम कैसे लिखते हैं। तो हमारे पास है क्या, कहानी क्या है, हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अनुसार हमारे पास गैस का समीकरण क्या आता है, गैस का जो हमने पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ा वो थ्योरेटिकल है। ठीक है, ये हमने डिराइव किया है, तो ये प्रैक्टिकल है वो हमारे पास, और ये हमारे पास दोनों एक ही चीज को बता रहा है, पर ये हमने डिराइव किया है, डिराइव होता है फिजिक्स में, तो ये हम डिराइव करके जो लाते हैं ये हमारे पास क्या कहलाती है, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। गैस के गतिक सिद्धांत की समीकरण। ठीक है, PV बराबर 1/3 mn u बार स्क्वायर, तो PV बराबर 1/3 mn u बार स्क्वायर में हम चाहें तो इसे गतिज ऊर्जा के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं गतिज ऊर्जा के साथ, देखो तो हमें पहले तो मैं मिटा दूं, उससे पहले सबसे पहले हमने क्या टॉपिक चालू किया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, हम चाहते क्या है, हम लोग गैस में जो गति होती है अणुओं की उसके बारे में हमने देखा कि गैस के अणुओं की जो गति है या गैस के जो अणु है उसमें क्या क्या प्रभाव होता है, वो हमने उसके कुछ प्रभावों को हमने देखा, और उसमें हमने हाइपोथेटिकल कुछ कंसेप्ट देखे कि यार गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण नहीं होता है, गैस के अणु का आकार जो है पूरे पात्र के आकार में के तुलना में नगण्य रहता है। तो हम चाहते ये हैं कि यार किसी तरह हम लोग गैस की इक्वेशन बना लें, कुछ अवधारणा लेके हमने गैस की इक्वेशन बना ली, तो ये हमारे पास गैस की इक्वेशन आ गई। अब ये जो गैस की इक्वेशन है ये है PV बराबर 1/3 mn u बार स्क्वायर। इसको हम तापमान के हिसाब से देखेंगे तो हाफ mu बार स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू T। अगर हम यहाँ नियतांक लगा दें तो हाफ mu बार स्क्वायर बराबर नियतांक इंटू T। तो हम लोग यहां पे चाहें तो हम नियतांक लगा के इसको बदल भी सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, देखो देयरफॉर हमें पता है हाफ mu बार स्क्वायर T के समानुपाती है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं हाफ mu बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू कुछ भी ले लो, लैम्डा ले लो, x ले लो, k ले लो, k लूं तो k ले लो, t ले लो। k अभी हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में काम में लेंगे इसलिए मैंने लैम्डा ले लिया। लैम्डा एक नियतांक है, लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, ये नियतांक है। ठीक है, अब हम वहां पे मान डालने के लिए सबसे पहले इसको कैसे करते हैं देखना, PV बराबर 1/3 n इधर ले लेते हैं, n इधर ले लेते हैं, mu बार स्क्वायर में हाफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी 2 से गुणा कर दिया, ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया, ये हमारे पास क्या आ गया
इसका मान यहाँ रख दिया। तो समीकरण नंबर 1 एवं थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। डेली हजारों बच्चे हमारे वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको प्लीज़ क्लिक करके रजिस्टर करें। एंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे हमारे डाउट सेशंस और हमारे स्टडी मटेरियल को यूज़ करना चाहते हैं वो प्लीज़ हमारा प्रीमियम कोर्स सब्सक्राइब करें। 2 से 1 एवं 2 से, जहाँ पे 1 में हाफ एम यू बाय स्क्वायर का मान यहाँ पे हम रख देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देयरफॉर हमारे पास आएगा पीवी बराबर, ये 2 इधर आ जाएगा 2/3, फिर लैम्डा एन टी, ये हम लिख सकते हैं चाहे तो। याद करो हमने पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखा था, तो हमारे पास पीवी इक्वल टू एनआरटी की तरह ही समीकरण आ गया। ये हमारे पास नियतांक है 2/3 और इंटू लैम्डा हमारे पास क्या है, ये नियतांक है। एन क्या है, संख्या, वहां पे मोल था, याद करो वहां मोल था। अब ध्यान से सुनो, यानी हमारे पास जो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस है वो तीनों नियमों को सिद्ध कर देती है। कौन कौन से, तीनों चारों नियमों को। कौन कौन से गैस के नियम कौन से थे, बॉयल्स का नियम, फिर चार्ल का नियम, फिर गैल-लुसैक्स का नियम, फिर अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। तो कौन कौन से नियम थे, इस समीकरण से तीनों चारों नियम जो है, चारों नियम हमारे पास सिद्ध हो जाते हैं। कौन सा, बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या कहता है, अगर तापमान नियत कर दो और संख्या नियत कर दो तो P V के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो V नीचे आ जाएगा, P V के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा अगर इन दोनों को नियत कर दिया तो। याद करो बॉयल का नियम, ठीक है। चार्ल्स का नियम क्या था, V जो है केल्विन ताप, और ये तापमान मैंने बोला भी था, अभी लिखा भी था यहाँ पे, केल्विन ताप है। V तापमान के केल्विन तापमान के समानुपाती होता है यदि P और संख्या, दाब और संख्या हमारे पास क्या हो, नियत। यही था चार्ल्स लॉ। तीसरा हमारे पास क्या है, गैल-लुसैक्स लॉ। गैल-लुसैक्स क्या था, अगर V नियत है और संख्या नियत है तो P किसके समानुपाती होगा, दाब तापमान के समानुपाती होगा। दाब किसके समानुपाती होगा, तापमान के समानुपाती होगा। चौथा नियम हमारे पास, हमने अवोगाड्रो हाइपोथेसिस में हमने क्या पढ़ा, जो आयतन है वो मोल की संख्या या के समानुपाती होती हैं। तो आयतन मोल की संख्या या आयतन संख्या के समानुपाती होती हैं कब, जब दाब और ताप नियत हो। दाब और ताप नियत कर दोगे, P और T को नियत कर दोगे तो V किसके समानुपाती आ जाएगा, N। तो मैंने जो इतने प्रवचन दिए एक बार कर लेते हैं। सबसे पहले बॉयल का नियम। बॉयल्स का नियम हमारे पास क्या आएगा, जरा देख लो, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स का नियम हम सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। ये से याद नहीं रखना है, बस ये एक आइडिया है। P इंटू V और ये 2/3 लैम्डा एन टी। तो N और T कांस्टेंट होता है बॉयल्स लॉ में। नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट ऑलरेडी है, तो P किसके व्युत्क्रमानुपाती आ गया, V के। आ गया भाई बॉयल्स का नियम, ठीक है। अब चार्ल्स का नियम देखना है, देख लो। देखो भाई, बॉयल्स के बाद चार्ल्स का नियम। ठीक है, चार्ल्स का नियम हमारे पास क्या कहता है, ध्यान से सुनना। PV बराबर 2/3 लैम्डा एक नियतांक है, कोई है मुझे नहीं पता, उसका मान हम नहीं निकाल रहे हैं, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे, केवल सिद्ध कर रहा हूं। इसका कोई, इसको याद नहीं रखना है, इसको भी याद नहीं रखना है, इसको भी याद नहीं रखना है, ठीक है। चार्ल्स का नियम कब होता था, जब दाब और संख्या हमारे पास क्या हो, नियत हो। ये नियत है ही, संख्या नियत है ही, दाब। तो आयतन किसके समानुपाती हो गया, तापमान के समानुपाती हो गया, केल्विन तापमान के। ये हमारे पास आ गया चार्ल्स का नियम, ये लो, ठीक है। अब चार्ल्स के बाद कौन सा है, नेक्स्ट और कौन सा है, गैल-लुसैक्स लॉ। गैल-लुसैक्स का नियम, गैल-लुसैक्स का नियम हमारे पास देखते हैं जरा, कब होता है, जब हमारे पास V और N हमारे पास क्या हो, संख्या N क्या है, संख्या V क्या है, आयतन, दोनों नियत हो। मोल नियत थे वहां पे या संख्या नियत थी। PV बराबर 2/3 लैम्डा एन टी। N नियत है और V नियत है, लैम्डा तो नियत है ही। तो P किसके समानुपाती है, केल्विन ताप के समानुपाती है, हाँ या ना। ये कौन सा नियम हो गया, गैल-लुसैक्स लॉ। अवोगाड्रो का नियम भी हम यहां से सिद्ध कर सकते हैं। अवोगाड्रोस
लॉ। अवोगाड्रोस का नियम हम यहां से कैसे सिद्ध कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। हमारे पास कौन कौन नियत होना चाहिए, P और T अगर कांस्टेंट हो तो अवोगाड्रो का नियम तो PV बराबर 2/3 लैम्डा एन टी। एन कांस्टेंट है नहीं है, जागते रहो भाई जागते रहो, बोरिंग नहीं है। लैम्डा और टी कांस्टेंट है और पी कांस्टेंट है, तो वी किसके समानुपाती है, संख्या के या मोल के। तो ये हमारे पास आ गया, अवोगाड्रो का नियम भी आ गया। तो इस तरीके से हम सारे नियम यहां से सिद्ध कर देते हैं। अब गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ लेते हैं। गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आपको याद रखनी है। एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, अभी हमने हाफ mu/स्क्वायर से निकाला, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, 3/2 nRT। ये किसके लिए, फॉर n मोल्स ऑफ गैस। n मोल गैस के लिए हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। हम इसको डिटेल में कहां पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में। हमारे पास जो अणुओं के बीच की ऊर्जा होती है उसको हम 3 तरीके से गतिज ऊर्जा में बताते हैं। कैसे, अणु जो है ट्रांसलेट कर अपनी जगह से उठ के इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 तरह की गतिज ऊर्जा होती है, उसको हम बाद में आगे जाके डिटेल में देखेंगे। तो हम एक परमाणुवीय अणु के लिए बात कर रहे हैं। मान लो एक परमाणुवीय कोई भी अणु है तो उसके लिए हमारे पास गतिज ऊर्जा ये है। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स में, फिजिक्स में ये डिटेल में पढ़ लोगे। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, 3/2 nRT। ठीक है, मोनो एटॉमिक, किसके लिए मैं बात कर रहा हूं, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, एक परमाणुवीय गैस के लिए हम बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं, एक परमाणुवीय गैस के लिए। तो बात ही झंझट ही खत्म। हम बात जो कर रहे हैं एक परमाणुवीय गैस, या हमारे पास कोई भी एक परमाणुवीय गैस आ जाए तो हम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये यूज करेंगे, किसकी, गैस की गतिज ऊर्जा। तो गैस की गतिज ऊर्जा n मोल गैस के लिए हमारे पास क्या है, 3/2 nRT। n क्या है, मोल, r क्या है, गैस नियतांक, t क्या है, टेम्परेचर। ये हमें याद रखना। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हमारे पास गतिज ऊर्जा जो है उसमें हम लोग 3 तरीके की गतिज ऊर्जा लेते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ठीक है, वो कहां पढ़ोगे, वो पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में, फिजिक्स में। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 nRT हमने किसके लिए मान लिया, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई बस ये रट लेना कि एक परमाणुवीय गैस के लिए हम बात कर रहे हैं। बात खत्म होगी, दिमाग पे झंझट नहीं लाना है। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास 1 मोल गैस है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 3/2 RT फॉर 1 मोल गैस। 1 मोल, 1 मोल गैस के लिए गतिज ऊर्जा ये हो जाएगी। एंड हमारे पास अगर एक अणु है, एक अणु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। अच्छा एक बात बताओ, 1 मोल की गतिज ऊर्जा ये है, ठीक है, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 अणु या एटम्स, इन अणुओं की गतिज ऊर्जा हमारे पास क्या है, 3/2 RT। ठीक है, ये हम 1 मोल भी बोल सकते हैं। तो इतने अणुओं की गतिज ऊर्जा ये है, ठीक है, या इसे ये भी बोल सकते हैं, और अवोगाड्रो संख्या। ठीक है, तो अवोगाड्रो संख्या की गतिज ऊर्जा ये है, तो एक अणु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसको किससे भाग दे देंगे, इससे या Na से भाग दे देंगे, 3/2 RT बटा Na। हाँ या ना, ऐसे करेंगे। तो एक अणु की क्या आएगी, R/Na इंटू T। अब R/Na को हम एंड R/Na को हम कहते हैं K क्या कहलाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन नियतांक कहलाता है। कोई कहेगा इसका मान कैसे निकालें, यार R का मान मैंने बता ही रखा है, अवोगाड्रो नंबर का मान पता ही है, K का मान निकाल लेंगे अगर निकालना पड़ा तो R एक नियतांक और 2 नियतांक मिलके एक नया नियतांक बोल दिया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 3/2 kT। खत्म हो गया, कैसे भी कर लो। ये किसकी है? फॉर 1 मॉलिक्यूल। ये किसके लिए? फॉर 1 मॉलिक्यूल, एक अणु के लिए है ये गतिज ऊर्जा। तो अब सीधी सी बात, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या याद करें, इतना सारा आपने गतिज ऊर्जा पे ही बता दिया। तो मैं बच्चों से एक बात कहता हूं कि एक तो ये याद रख ले, डीएनए आरएनए से याद रहेगा R/Na होता है के, R/Na के। तो ये याद कर ले और ये याद कर ले। कैसे? एक मोल की गतिज ऊर्जा निकाल लोगे, एक मोल से एक अणु की निकाल लोगे, तो हमारे पास n मोल की दी हुई है, एक मोल की निकालनी है, n का मान 1 रख दो, एक अणु की निकालनी है बटे एवोगाड्रो संख्या कर दो, और R/Na हमें k के बारे में पता है तो k डाल ही सकते हैं। तो हम कभी भी डिराइव कर सकते हैं अगर ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला हमें याद है, ये और ये कहानी हमें याद है। ठीक है, तो हमारे पास ये कहानी, इस पे ज्यादातर जो भी क्वेश्चन आते हैं वो कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, हमें ध्यान रखना। ठीक है, अब गैस की गति को 3 अलग अलग भिन्न प्रकार से बताया जाता है। क्या बताया जाता है गैस की गति को? तो स्पीड को हम, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम 3 तरीके से बताते हैं, गति को 3 तरीके से बताते हैं। पहला हमारे पास है URMS। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना रूट मीन स्क्वायर स्पीड, URMS। ठीक है, पहला क्या है हमारे पास? URMS स्पीड। ठीक है, ये याद रखना। तो हमारे पास URMS यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड, अभी मैंने बताया था U⁻², और कैसे बोलते हैं? U⁻² का मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर रूट। तो URMS का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? URMS का फॉर्मूला होता है 3/2 RT/मोलर मास, 3/2 RT/मोलर मास। ठीक है, अच्छा PV = nRT हम लिख सकते हैं, तो एक मोल के लिए RT की जगह हम क्या डाल सकते हैं? PV। ठीक है, एक मोल की जगह RT की जगह PV भी डाल सकते हैं। अच्छा एक और चीज, हमारे पास घनत्व क्या था? डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या था? P × V/R × मोलर मास। यही था या कुछ और था? देखो डेंसिटी क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो इधर आएगा, ऐसे लिखो। देखो PV बराबर मास यानी W/मोलर मास इंटू RT, तो W के नीचे आ जाएगा V, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? घनत्व क्या आ जाएगा? P × मोलर मास अपॉन RT। याद आ गया कैसे करते हैं, अगर मान लो भूल जाए तो? ठीक है, तो हमारे पास कैसे आएगा? घनत्व क्या होगा? P × क्या आएगा? मोलर मास अपॉन, बोलो, R × T। सही लिखा है? चेक करो वापस से। अब सही है नहीं है, कैसे चेक करोगे? PV = nRT, n की जगह मास अपॉन मोलर मास, उससे घनत्व को हम चेक कर सकते हैं, कभी भी हम घनत्व का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो हमें RT/मोलर मास का मान डालना है, तो क्या हो जाएगा? RT/मोलर मास का मान क्या हो जाएगा? P/D हो जाएगा, हाँ या ना? यहाँ पे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/2 P/D, यही लिखूंगा, ये आ गया फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, या और यहाँ लिखते हैं, ये रहा फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला पहले बताया था U1² + U2² + U3² + U4² बटा n का स्क्वायर रूट, याद करो। तो हमारे पास URMS ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, 3/2 RT/मोलर द्रव्यमान, और RT/मोलर द्रव्यमान को मैंने कैसे बताया, ये कैसे बताया, वापस से सुन लो एक बार और। PV बराबर nRT, और PV बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान इंटू RT। द्रव्यमान बटे आयतन को D लिख दिया, ये आ गया, ये मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, दूसरा एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड, तो एवरेज, U एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? √8 RT/पाई इंटू मोलर मास, और RT/मोलर मास को हम वापस से क्या लिख सकते हैं? जैसे पहले लिखा 8
प्यारे बच्चों, हमें रोज रिक्वेस्ट आ रही है कि सर इस टॉपिक को प्लीज डिस्क्राइब करें, इस टॉपिक पे प्लीज वापस से वीडियो लेक्चर दें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, मोशन का जो यूट्यूब चैनल है, उसको जाके प्लीज आप सब्सक्राइब करें, साथ में जो वहां बेल बटन दिया हुआ है उसको हिट कर दें। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे वीडियोस जो हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं, कहीं आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए, तो आप बेल बटन पे प्लीज हिट करें। पी लिख देते हैं, ठीक है, अपॉन पाई इंटू डी। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। तो औसत जो वेग है उसका फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये औसत वेग का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तीसरा बिंदु, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। UMPS, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड लिख लो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड UMPS। इसका मतलब क्या होता है, लिख लो नीचे, सबसे अधिक संख्या वाले अणुओं का वेग, सबसे अधिक संख्या वाले अणुओं का वेग, सबसे अधिक संख्या वाले अणुओं का वेग। कैसे? तो सबसे अधिक संख्या वाले अणुओं का वेग हम कैसे लिखेंगे? देखना, हमारे पास मान लो क्लास में, किसी क्लास में 15 स्टूडेंट्स जो हैं, 15 स्टूडेंट्स क्लास में जो हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटे से भाग रहे हैं 2 किलोमीटर से, ठीक है। 18 स्टूडेंट्स जो हैं वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से भाग रहे हैं। 27 बच्चे जो हैं, 27 स्टूडेंट्स जो हैं वो 5.4 किलोमीटर प्रति घंटे से भाग रहे हैं, और 21 बच्चे जो हैं 6.1 किलोमीटर पर आवर से भाग रहे हैं। 2 बच्चे जो हैं, 2 स्टूडेंट्स जो हैं 9 किलोमीटर पर आवर से भाग रहे हैं। अब हमारे पास मान लो क्लास के सारे बच्चे हैं, कोई इससे भाग रहा है, कोई इस स्पीड से भाग रहा है, कोई इससे, कोई इस पे। हमसे पूछा जा रहा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी है, UMPS कौन सी है। तो मैंने क्या लिखा है, स्पीड पॉसेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सबसे अधिक संख्या वाले अणुओं का वेग। सबसे अधिक संख्या देखो, ये अधिक, ये अधिक, ये अधिक, ये अधिक, ये अधिक है, हाँ या ना, ये अधिक, ठीक है। तो ये अधिक है, बिल्कुल सही है आपका। सबसे अधिक संख्या वाला वेग, यानी इसी को हम क्या कहेंगे, UMPS। UMPS क्या होगा, सबसे अधिक संख्या वाले बच्चों का जो वेग है वो हमारे पास UMPS कहलाता है। ये सबसे ज्यादा वाला वेग नहीं होता ना, सबसे कम वाला होता है, कुछ भी हो सकता है। जो सबसे अधिक संख्या वाले अणुओं का वेग है उसे हम क्या कह सकते हैं, UMPS। ध्यान रखना, ये बात क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर नहीं आया तो मुझे फोन कर लेना, UMPS मेरा नंबर ग्रुप में डाला हुआ है, बता भी चुका हूं। UMPS हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2RT बटा मोलर मास। तो 2RT बटा मोलर मास की जगह हम क्या डाल देंगे, P/D डाल देंगे। 2 × P/D का स्क्वायर रूट, ये आ गया हमारे पास UMPS का फॉर्मूला। अब हमारे पास ये तीनों फॉर्मूले जो हमने देखे, कौन कौन सी, औसत वेग, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तीनों के फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। RT/ मोलर द्रव्यमान को हम P/D कह सकते हैं, ये मैंने बता ही दिया था कैसे हम कहते हैं P/D, ठीक, ये मैंने समझा दिया है। तो हमारे पास तीनों वेग आ गए। इसके बाद यहां पे हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो लेते हैं, ठीक है। पर पहला क्वेश्चन अगर आया तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमें बोला जा रहा है UMPS, UAverage और URMS का हमें अनुपात निकालना है, यानी तीनों का अनुपात निकालना है। UMPS हमारे पास क्या है, ये रहा 2RT बटा मोलर द्रव्यमान स्क्वायर रूट में
यू एवरेज कितना है जरा देखना, ये रहा 8RT अपॉन पाई इंटू मोलर मास, और यू आर एम एस कितना है जरा देखना 3RT बटा मोलर मास। मोलर मास RT और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 करके भी देख लेना, 8 अपॉन पाई 3 1 बचा। ठीक है, जो भी है इसको अब सॉल्व करके देखना कितना आता है। तो क्या ये करीब करीब इतना आता है या नहीं आता, चेक करना। अगर ये नहीं आ रहा है तो मुझे कॉल करना, देखो ये आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कौन बड़ा आता है कौन छोटा। ठीक है, 3 दूनी 6, ये सबसे छोटा, फिर ये बड़ा, 3 दूनी 6, क्योंकि 3.14 है, 8 अपॉन स्क्वायर रूट भी हटा दो तीनों को स्क्वायर कर दो, तो 2 8 बाय पाई और 3, तो ये कितना हुआ 3 2 जा 6, अप्रॉक्स 2 से जाएगा और ये 3, तो हमारे पास ये तीनों वेग ये तीनों आ गए। ठीक है, क्लियर है। अब हम बच्चों क्वेश्चन और लेते हैं। देखो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि लिखना किसी पात्र में ऑक्सीजन गैस T तापमान पर रखी गई है, जिसका वेग URMS है, यदि तापमान दुगना कर दिया जाता है, तो ऑक्सीजन अणु विखंडित होकर ऑक्सीजन एटम्स बना लेते हैं। यदि नया तापमान 2T है, डबल कर दिया मतलब तापमान, यदि नया तापमान 2T है तो नया आरएमएस वेग क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पात्र में हमारे पास O2 गैस है, ये O2 के अणु है एक पात्र में, इसका वेग है URMS और तापमान है T। अगर तापमान दुगना करके 2T कर दिया जाता है तो URMS स्पीड क्या होगी, नई वाली। अगर अणु O2 टूट के OO के रूप में टूट गए तो इसको गर्म करने पे ऑक्सीजन अणु टूट गए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखो भाई URMS का फॉर्मूला 2 बार लिख दो, क्या होता है 3RT अपॉन mm, 3RT बटा मोलर द्रव्यमान। शुरू की URMS वेग क्या है, URMS, और इसको U डैश क्या देते हैं, इसको क्या देते हैं U डैश RMS। मोलर द्रव्यमान चेंज हुआ, R और 3 कैंसिल हो जाएगा। तापमान पहले कितना था T, मोलर मास ऑक्सीजन का कितना है 32, अब तापमान कितना हो गया बोलो, अब तापमान हो गया 2T और मोलर द्रव्यमान रह गया आधा 16। देखो जरा, तो हमारे पास इसको हल करेंगे कितना आएगा, T से T कट जाएगा, 16 दूनी 32, चलो नीचे ले लेते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। URMS बटे U डैश RMS बराबर, ये नीचे आ जाएगा 1/32 इंटू 16/2, कितनी बार गया 2 से। ठीक है, तो 2 दूनी 4, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो URMS अपॉन URMS डैश बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो दुगनी हो गई, वेग कितना आ गया दुगना, URMS डैश कितना आ गया 2 टाइम्स URMS। समझ में आया। यानी कभी भी कुछ दे दे कि यार पहले ये थी कहानी अब ये हो गई, तो पहले कहानी ये थी अब ये हो गई, तो डिवाइड किया आंसर आया। बड़ा आसान हमारे लिए क्वेश्चन हो जाता है।
ऐसा कैसा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा पे भी क्वेश्चन आता है। ऐसा कैसा क्वेश्चन हमारे पास गतिज ऊर्जा पे आता है, क्वेश्चन आता है गतिज ऊर्जा ज्ञात करो किसकी, 0.6 मोल गैस है 300 केल्विन ताप पर, ठीक है। तो 300 केल्विन ताप पर कोई गैस है, तो हमारे पास गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। अगर केल्विन में चाहिए तो आर का मान केल्विन में रखेंगे, केल्विन में कितना होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, या 25/3 भी कह सकते हैं। आर का मान रख दिया, तापमान कितना रखेंगे 300, और हल करेंगे आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो गतिज ऊर्जा हमारे पास यहाँ किस में आएगी, जूल में। किलो जूल में चाहिए 1000 से भाग दे दो, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि यार हमारे पास N2 है एवं O2 है, किसका वेग ज्यादा होगा, तो किसका वेग ज्यादा होगा, URMS स्पीड N2 की ज्यादा होगी URMS O2 से, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा, URMS ऑफ N2 जो है वो कम है URMS O2 से। तीसरा ऑप्शन बराबर है चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो कौन सा हमारे पास ऑप्शन सही होगा, देखो N2 और O2 है, तो हमारे पास URMS की कहानी हम कैसे करेंगे देखना। URMS की कहानी हमारे पास दोनों है गैसेस। URMS का फॉर्मूला लिख दो सबसे पहले, स्क्वायर रूट ऑफ 3RT बटा मोलर मास। कहानी खत्म। जिसका मोलर द्रव्यमान ज्यादा उसकी URMS कम। मोलर द्रव्यमान ऑक्सीजन का ज्यादा, तो ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान ज्यादा, जिसका मोलर द्रव्यमान ज्यादा उसकी स्पीड, उसका वेग कम। अरे यार भारी गैस धीरे जो दौड़ेगी, जितनी भारी गैस होगी वो उतनी धीरे चलेगी। तो भारी गैस धीरे चलेगी यानी O2 की वेग कम होगी, N2 की ज्यादा होगी, ये ऑप्शन है, ठीक है। O2 का कम होगा, N2 का ज्यादा वेग होगा। मेरी बात क्लियर है यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए तो हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आता है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। मैक्सवेल ने क्या कहा, अब उसकी कहानी सुनना। इसके दो केस लेते हैं। पहला केस वन, ठीक है। पर केस वन लिखने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लो, ठीक है। मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने पूरी गैस जो ली, उस गैस का स्टेटिस्टिकल एवरेज निकाला, और हमारे पास क्या, चलो केस में ही पॉइंट्स ले लो, ज्यादा बेटर है, कोई बात नहीं, केस में ही लिखा दूंगा। तो पहले लिखना फॉर सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग तापमान पर समान गैस के लिए, समान गैस के लिए अलग अलग तापमान पे। इसका बिंदु नंबर ए लिख लो, लिखना जरा। जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं, जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं, ग्राफ फ्लैट हो जाता है, ग्राफ सीधा हो जाता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं, ग्राफ सीधा हो जाता है। पॉइंट नंबर बी, उच्च ताप पर या उच्च वेग पर, ऐसे लिख लो, उच्च ताप पर या उच्च वेग पर नहीं, ऐसे लिखो, उच्च ताप पर, उच्च ताप पर, उच्च वेग हटा दो, उच्च ताप पर। हालांकि हमें पता है ताप ज्यादा होगा तो वेग भी ज्यादा होगा, पर उसको अभी हम नहीं ले रहे, है ना। उच्च ताप पर, प्यारे बच्चों,
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं उनको भी वो वीडियोस देखने का मौका मिले। सो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। ऑल्सो हम बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, होल मोशन टीम इज फीलिंग वेरी मोटिवेटेड। आप सभी लोगों का प्यार और अफेक्शन जो है उसकी वजह से वी आर फीलिंग वेरी प्लेस्ड। ज्यादा वेग वाले अणुओं की संख्या, उच्च ताप पर ज्यादा वेग वाले अणुओं की संख्या अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है कम ताप की तुलना में, कम ताप की तुलना में। तीसरा पॉइंट, सी पॉइंट, निम्न ताप पर, निम्न ताप पर निम्न ताप पर कम वेग वाले अणुओं की संख्या, कम वेग वाले अणुओं की संख्या अधिक रहती है, अधिक रहती है। अगला लिखना, ग्राफ की चोटी, ग्राफ की चोटी यूएमपीएस को दर्शाती है, ग्राफ की चोटी यूएमपीएस को दर्शाती है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाते हैं। तो मैक्सवेल ने किया क्या बच्चों, मैक्सवेल ने किया क्या, मैक्सवेल ने केस 1 में हम ग्राफ बना रहे हैं, केस 1 मैं पहले लिख चुका हूं। मैक्सवेल ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां पे क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लो, ज्यादा अच्छा है। मॉलिक्यूल्स का प्रभाज, अणुओं का प्रभाज, वो ज्यादा सही लगेगा। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं का प्रभाज, और यहां आ जाएगा वेग, के बीच में ग्राफ बनाया। ठीक है, तो ग्राफ कैसा आया, दो ग्राफ हम दो अलग अलग कलर से बनाते हैं। देखना भाई, वाह भाई चौक टूट गई, देखना भाई, ये ग्राफ है पहला, दूसरा ग्राफ देखना, ये पहला ग्राफ है और ये दूसरा ग्राफ है। अब इस ग्राफ के अंदर देखते हैं हो क्या रहा है। एक उच्च ताप पर है, ये T1 टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर T2 है। कौन बड़ा है, T2 T1 से बड़ा तापमान है। तो हमने क्या किया, मैक्सवेल ने क्या किया, बहुत सारी अणुओं को लिया और हर अणु की वेग को प्लॉट कर दिया ऐसे ऐसे, हर एक अणु का जो वेग आया उसको फिर जोड़ दिया, तो ऐसा ग्राफ हमारे पास आता है। कोई किसी वेग से भाग रहा है, ये वेग है, तो सभी अणुओं के वेग को उसने इस तरीके से प्लॉट कर दिया। अब हमारे पास कहानी क्या, ध्यान से सुनना। अगर हम एक निश्चित वेग से ज्यादा वाले वेग की बात करें, तो जैसे ही तापमान बढ़ गया, T2 के अंडर वाले अणुओं की संख्या ज्यादा है, ये अणुओं की संख्या को दर्शा रहा है, प्रभाज को दर्शा रहा है, और यहां पे कम है, नीला वाला भाग कम है, देखो। तो ज्यादा वेग वाले अणु जो हैं वो T1 ताप पर कम है, T2 ताप पर अधिक है। अब यहां पे देखो जरा, किसी वेग से कम वेग वाले अणुओं को अगर हम देखें तो नीले वाले में ज्यादा है और नारंगी वाले में कम है। यानी जैसे ही तापमान बढ़ाया, क्या हुआ, ध्यान से सुनना, तापमान बढ़ाने से क्या हुआ, जैसे ही तापमान बढ़ाया, जो अणु धीरे भाग रहे थे उनकी संख्या कम हो गई। पहले धीरे भागने वाले अणु इतने सारे थे, अब धीरे भागने वाले अणु कम हो गए। वापस से सुनो एक बार और, हमने क्या बढ़ा, अणुओं की संख्या, और ये क्या, वेग, ये कम वेग है, कम वेग वाले अणु है, ये ज्यादा वेग वाले अणु,
एक निश्चित वेग से ज्यादा वेग, एक निश्चित वेग से कम वेग। तो नीले वाले का मतलब है T1 कम तापमान, नारंगी वाले का मतलब है T2 ज्यादा तापमान। तो ज्यादा तापमान पर क्या हुआ और कम तापमान पे क्या हुआ? अगर हम शुरू में देखें यहां पे इस वाले हिस्से में, एक वेग से कम वेग मतलब धीरे वाले, क्योंकि यहां स्पीड ज्यादा है, यहां स्पीड कम है, ये ज्यादा नहीं है। बच्चों के दिमाग में चलता है सर ये ज्यादा स्पीड है और ये कम स्पीड है। नहीं नहीं, स्पीड यहां बढ़ रही है, सबसे ज्यादा स्पीड यहां है, सबसे कम स्पीड यहां है। ये क्या बता रहा है? अणुओं की ज्यादा संख्या, अणुओं की कम संख्या। ये ऊपर नीचे जो जा रहे हैं ना, अणुओं की ज्यादा, नीचे से ऊपर जाओगे अणुओं की संख्या कम, अणुओं की संख्या ज्यादा, ज्यादा ज्यादा, अणुओं की संख्या और ज्यादा, अणुओं की संख्या और ज्यादा और ज्यादा। और वेग, वेग कम, वेग कम, वेग ज्यादा, 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 वेग ज्यादा। ये वेग ज्यादा है। अब क्या हुआ? एक निश्चित वेग से धीरे चलने वाले अणुओं की संख्या में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है? यहां पे कम हो गए अणु कितने हो गए? नारंगी में कम है, नीले में ज्यादा है, यानी पहले ज्यादा थे, T1 ताप पर ज्यादा थे, T2 ताप पर कम हो गए। एक निश्चित वेग से ज्यादा वेग वालों में अगर हम देखें तो क्या हुआ, जरा देखना। निश्चित वेग से ज्यादा वेग वालों में हमारे पास तापमान बढ़ाने पर वेग क्या हो गया? वेग बढ़ गया। कैसे? T2 ताप में ज्यादा संख्या में अणु हैं, T1 ताप में कम संख्या में अणु है, यानी ज्यादा तेज वाले अणुओं की संख्या ज्यादा है, स्पीड ज्यादा और संख्या भी ज्यादा। ये जो शेडेड पोर्शन है संख्या को बता रहे हैं। तो ज्यादा स्पीड वाले अणुओं की संख्या बढ़ गई शुरू में, जो कि नारंगी में कम थी। एक बार लास्ट टाइम वापस से बता रहा हूं, दो अलग अलग ताप है। ये जो पीक रिप्रेजेंट कर रहा है ये संख्या को बता रहा है, वेग को नहीं बता रहा। वेग सबसे ज्यादा ये है, ठीक है। एक कोई भी स्पीड ले लो। अब कम स्पीड में तुम ही देखो ग्राफ, नारंगी वाले में कम आ रहा है और नीले वाले में ज्यादा आ रहा है, यानी उच्च तापमान पे संख्या कम दिख रही है, T2 ताप पर कम है संख्या, और ज्यादा स्पीड में T2 ताप पे ज्यादा है, यानी तापमान बढ़ाने पे ज्यादा वाली ज्यादा है संख्या, ज्यादा वेग वाली संख्या ज्यादा, कम वेग वाली संख्या कम। T1 ताप पर कम वेग वाली संख्या शुरू में ज्यादा, बाद में अगर तुम देखो ज्यादा उच्च वाले कम हो गए, यानी धीरे चलेंगे, क्या कम अणु जो है उनका वेग ज्यादा होगा। कंफ्यूज मत होना, सिंपल सा ये बता रहा हूं कि जैसे ही तापमान बढ़ाया तेज स्पीड वाले अणु T2 में बढ़ गए, धीरे स्पीड वाले अणु T2 में कम हो गए। बस इतनी सी बात कर रहा हूं। तो हमारे पास क्या है, मैक्सवेल ने बताया कि अगर हम अणुओं की संख्या और वेग को अगर हम रखें तो हमारे पास ऐसा दशा आता है कि एक तो जो पीक है, जो ये ग्राफ जो है इसमें क्या आ रहा है, पीक आ रहा है, ये फ्लैट हो गया ग्राफ। यहाँ पे देखो ग्राफ सीधा हो गया, थोड़ा सा फ्लैट हो गया। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे फ्लैट होता जाएगा ग्राफ। दूसरी बात क्या करी, अच्छा ये पूरा ग्राफ क्या दर्शा रहा है, कुल प्रभाज होता है 1, फ्रैक्शन ऑफ अणु। ये पूरे ग्राफ के अंदर अणुओं की संख्या क्या है, 1, ठीक है, 1 यूनिटी, मतलब हमने प्रतिशत में मान लो तो 100 और प्रभाज में मानो तो 1। तो हमारे पास इस ग्राफ के अंदर जितना एरिया है, इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। लिख लो, अगला बिंदु भी लिख लो वहां पे, ग्राफ T1 के अंदर आने वाला ग्राफ एवं T2 के अंदर आने वाले ग्राफ का क्षेत्रफल समान है। T1 के अंदर एवं T2 के अंदर ग्राफ का क्षेत्रफल समान है, ठीक है। इकाई क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रभाज क्या होता है, कुल प्रभाज 1 होता है। तो कुल प्रभाज इसका 1 है और इसका कुल प्रभाज 1 है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जैसे ही तापमान बढ़ाया अधिक वेग वाले अणु बढ़ गए, अधिक वेग वाले अणु बढ़ गए, कम वेग वाले अणु कम हो गए। नारंगी में कम है यहां और नारंगी में यहां ज्यादा है, ठीक है। तो T2 ताप पर तुम देखो कि कम वेग वाले अणु कम है या वेग कम है, और ज्यादा अणु वाले वेग वाले अणु ज्यादा है। ज्यादा वेग वाले अणु ज्यादा हो गए,
कम वेग वाले अणु कम हो गए कब? उच्च ताप पर। लिख लो इसे, एक बार लिख लो, याद आ जाएगा। उच्च ताप पर ज्यादा वेग वाले अणुओं की संख्या बढ़ गई। उच्च ताप पर ज्यादा वेग वाले अणुओं की संख्या बढ़ गई एवं कम वेग वाले अणुओं की संख्या घट गई। कम वेग वाले अणुओं की संख्या घट गई। मेरे हिसाब से अब समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, ये जो पीक है ये किसको बता रहा है? मैंने पहले ही बताया था, URMS या UMPS। UMPS याद रखना ये बात, UMPS। ठीक है, जो पीक होता है वो UMPS को बताता है, क्योंकि सबसे अधिक संख्या वाले अणुओं के वेग को क्या कहते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बताया था जिनकी संख्या ज्यादा थी, बच्चों में बताया था, जिनकी 27 बच्चों की हमारे पास स्पीड क्या आ रही थी? 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही थी। तो सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या वाले वेग को क्या कहते हैं? UMPS। ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस सिंपल है, दूसरा तो यहां लिख देता हूं T2। केस 2, केस 2 सुनना भाई, वापस से इसी टाइप से। केस 2 में लिखना, फॉर डिफरेंट गैसेस, विभिन्न गैसों के लिए समान ताप पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। विभिन्न गैसों का ग्राफ समान ताप पर, तो यहां क्या आएगा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं का प्रभाज, मॉलिक्यूल्स, और यहां क्या आ जाएगा? वेग। वही है, सेम ही है। यहां पे तीन है, मोलर मास 1, मोलर मास 2, मोलर मास 3। तुम्हें यह बताना है कि मोलर द्रव्यमान mm1 ज्यादा है या mm3 ज्यादा है। अच्छा एक बार बताओ, किसका वेग ज्यादा है? इसका वेग ज्यादा है। जिसका वेग ज्यादा होता है वो गैस हल्की होती है भारी? हल्की गैस का वेग क्या होता है? ज्यादा। ठीक है, हल्की गैस का वेग क्या होता है? ज्यादा। तो ये गैस सबसे हल्की है, मोलर मास 3 सबसे कम या सबसे ज्यादा? सबसे कम। सबसे हल्की गैस का मोलर मास क्या होगा? सबसे हल्की गैस का मोलर द्रव्यमान सबसे कम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेग इसका है, जिसका वेग ज्यादा उसका मोलर द्रव्यमान कम। U बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 3RT बाय mm के विपरीत होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट का। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों ग्राफ आ गए। यहां पे दोनों जगह गैस सेम है, तापमान अलग अलग है। यहां तीनों जगह तापमान सेम है, गैस अलग अलग है। यानी जो गैस हल्की होगी वो ज्यादा तेज भागेगी। तो ज्यादा तेज वाले का ये ग्राफ, कम धीरे वाले का ये ग्राफ, सबसे धीरे वाले का ये ग्राफ। यानी यहाँ पे गैस की स्पीड कम है। तो ज्यादा परेशान मत होना, इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, बहुत इजी आता है। समझाने के लिए मैंने बहुत गहराई में समझा दिया। नोट डाल के लिख लेना, नोट डाल के नीचे लिखना। हाइड्रोजन गैस का मीन फ्री पाथ टक्कर के बीच की औसत दूरी, दो टक्कर के बीच की औसत दूरी, ब्रैकेट में लिख लेना, दो टक्कर के बीच की औसत दूरी, ऐसे अप्रोक्सीमेशन है ना, दो टक्कर के बीच की दूरी। मीन फ्री पाथ क्या हुआ? दो टक्कर के बीच की दूरी। हाइड्रोजन का मीन फ्री पाथ, या ब्रैकेट में क्या लिखा? दो टक्कर के बीच की दूरी। हाइड्रोजन का मीन फ्री पाथ सबसे अधिक होता है, हाइड्रोजन का मीन फ्री पाथ सबसे अधिक होता है। अब क्या हुआ? हाइड्रोजन का मीन फ्री पाथ कैसे बढ़ा, क्यों हुआ? यार एक बार बताओ, इस कमरे में चूहे हैं और हाथी हैं, तो दो हाथी इधर गए, दीवार पे टकराए, वापस आए, दो टक्कर के बीच में कौन ज्यादा चला? दो टक्कर के बीच में चूहे ज्यादा चले या हाथी? हाथी तुम कहोगे सर आएंगे ही नहीं, अरे बड़ा हॉल है,
बड़े हॉल में 2 हाथी हैं, 2 हाथी जो हैं 2 टक्कर के बीच में, पहले यहां गए दीवार पे टकराए, फिर वापस आए, फिर टकराए खुद से आपस में, फिर वापस इधर उधर टकराए, तो 2 टक्कर के बीच में हाथी कम दूरी चलेगा, पास पास है ना, और 2 टक्कर के बीच में चूहे जो छोटे छोटे हैं वो ज्यादा डिस्टेंस चलेंगे, ये याद रखना। तो हाइड्रोजन जो छोटी गैस है, जो हल्की गैस है, वो क्या करेगी, ज्यादा चलेगी, उसका मीन फ्री पाथ ज्यादा होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, नोट का दूसरा पॉइंट, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, टक्करों की दर, हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को ZAB से दर्शाया जाता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को ZAB से दर्शाया जाता है। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को हम किससे दर्शाते हैं, ZAB से। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति सेकंड कितनी टक्कर हो रही है, प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति सेकंड कितनी टक्कर हो रही है। ठीक है, तो तापमान बढ़ाने पे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तापमान बढ़ाने पे क्या होता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो नीचे लिख लेना, पैराग्राफ चेंज करके, तापमान बढ़ाने पर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, फिर भी अगर किसी को लगे, क्योंकि मैं भी बंद कमरे में पढ़ा रहा हूं, बच्चे सामने है नहीं, कई बार किसी को लगता है कि यार सर समझ में नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा, तो प्लीज मुझे कॉल कर लेना, मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास ये टॉपिक खत्म होता है। अगला टॉपिक हम लेंगे रियल गैस। ठीक है, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, जो आप वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनके डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए या पूरा कोर्स आपको चाहिए, तो प्लीज कॉल आवर टोल फ्री नंबर 180021217999। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 180021217999। थैंक यू।